नमस्कार। आज हमारा देश भारत एक अभूतपूर्व लॉकडाउन से गुजर रहा है, मगर ये कैद तो एक स्वरचित कैद है जो हमने एक महामारी के खिलाफ खुद बनाई है। असल बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही 14 अप्रैल को हमारा राष्ट्रीय समरसता दिवस था, यानी उस रहनुमा को याद करने प्रणाम करने का दिन जिनके बनाए संविधान के सहारे 26 जनवरी 1950 से हम अपने स्वयं सिद्ध स्वरचित संविधान के साथ अपने सपनों की राह पर निकल पड़े थे। आज भारत की संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी को प्रणाम करते हुए हम याद करना चाहेंगे उनके और संविधान सभा के 300 दूसरे सदस्यों के बनाए उस अनोखे दस्तावेज को जो विश्व साहित्य का सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विवेकी संविधान था और है। हमारे अनोखे संविधान ने भारत जैसे वैविध्यपूर्ण देश में जो समरसता कायम की है, दुनिया भर में वो अद्वितीय है। इसीलिए बाबा साहब के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे खुशी है कि संगीत नाटक अकादमी ने डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर, राष्ट्रीय समरसता दिवस के अवसर पर मुझे आपसे जुड़ने का ये मौका दिया है। मैं न कोई इतिहासकार हूं, न संविधान का कोई विद्वान। मैं तो कथावाचक हूं जो कहानियां सुनाता हूं। आई एम अ स्टोरी टेलर, जो नाटक और फिल्म के माध्यम से आप तक कुछ कहानियां ले आता हूं। मेरा सौभाग्य था कि कुछ वर्ष पहले मुझे राज्यसभा टेलीविजन के लिए आदरणीय श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित सीरियल संविधान की स्क्रिप्ट लिखने का अवसर मिला था। उस काम में मेरे साथ थी सुश्री शमा जैदी। उसी पूरी प्रक्रिया में, उसी पूरे उद्यम के दौरान जो कुछ भी मैंने सीखा, उसी को आज मैं आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के विस्मयकारी, विलक्षण, विवेकी संविधान की कहानी। एक संविधान ही एक देश की पहचान होता है। एक आईन ही एक देश का, मुल्क का आईना होता है, जिसमें हम अपनी आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का प्रतीक देख सकते हैं। ऐसे में हमारे देश का संविधान बनाना तो और भी मुश्किल था, क्योंकि जितने धर्म, जितनी जातियां, प्रजातियां, जितनी भाषाएं, जितने विचार, व्यवहार हमारे देश में हैं, उतने आमतौर से आम देशों में नहीं हुआ करते। कितनी चीजें तय करनी थी हमारी संविधान सभा को। नया देश कौन सी आर्थिक व्यवस्था अपनाएगा और कौन सा राजनीतिक रास्ता, हमारे सामाजिक मूल्य और कदरें क्या होंगे और हमारी राजभाषा कौन सी होगी, हमारी नई न्यायपालिका क्या होगी और कार्यपालिका कैसी, हमारी विधान पालिकाएं कैसी होंगी और राज्य और केंद्र के संबंधों का क्या स्वरूप होगा, आदि आदि इत्यादि। फिर भी लगभग 300 सदस्यों की हमारी संविधान सभा ने तकरीबन 3 साल लगाकर 395 अनुच्छेदों और 8 शेड्यूल्स वाला संविधान बना ही डाला। बहुत से लोगों ने प्रारूपण समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का और खास करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत मजाक भी उड़ाया कि इतना समय उन्हें क्यों लग रहा है भारत का संविधान बनाने में, जबकि अमेरिका के संविधान तो 6 महीने में बन गया था। पर बिना किसी की बात का बुरा माने बाबा साहब लगे रहे अपना काम करने में और अंत में उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दे डाला, एक ऐसा आदर्श संविधान जो आज 70 साल बीतने के बाद भी अच्छी तरह देश को दिशा देता जा रहा है। इस पूरे काम में सबसे ज्यादा श्रेय जाता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, किंतु वो स्वयं सदा तमाम दूसरों को अपने उद्यम का श्रेय देते थे। उनके साथ ड्राफ्टिंग कमेटी में प्रारूप कमेटी के सदस्य थे माननीय अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, माननीय एम गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, माननीय सैयद सैदुल्ला, माननीय BL मित्तर और श्री DP खेतान। 2 साल 11 महीने और 17 दिनों की अनथक मेहनत के बाद 25 नवंबर
1949 को संविधान सभा के अंतिम सत्र में अपना आखिरी भाषण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने सारी ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ साथ खास करके सर बेनेगल नरसिंह राव को संविधान बनाने का बहुत सा श्रेय दिया और विशेष धन्यवाद दिया चीफ ड्राफ्ट्समैन श्री एस.एन. मुखर्जी का। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे और मानते थे कि एक लोकतंत्र में देश के बारे में सोचने और इसे चलाने का काम किसी एक नेता का नहीं बल्कि बहुतों की सोच, सूझ, समझ, सहयोग से ही संभव होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 शब्दों का जो अनोखा मंत्र हमें दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो कदाचित हमारे संविधान की पूरी आत्मा को अपने आप में समेट लेता है। मजे की बात यह है कि 9 दिसंबर 1946 के दिन जब हमारी संविधान सभा पहली बार बैठी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ सदस्य दिल्ली की भंगी कॉलोनी में महात्मा गांधी से जब मिलने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। उस दिन बापू ने उन्हें एक तावीज दिया। जी नहीं, लोहे का, तांबे का, कपड़े का कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई टोटका नहीं, बल्कि कागज का एक टुकड़ा जिसमें ज्ञान की एक बहुत बड़ी बात लिखी थी। बापू ने लिखा था, संविधान सभा में कोई भी काम करते समय तुम उस व्यक्ति का चेहरा याद करना जिसे तुमने देखा हो, जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग से आता हो, जिसका तन भी खाली है, जिसका मन भी खाली है, जिसका पेट भी खाली है और जिसका हृदय भी खाली है। और तब सोचना कि क्या तुम्हारा यह कदम उसकी परिस्थिति में, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन लाएगा? क्या मेरे संविधान के इस कदम से उसे स्वराज मिलेगा? और तब देखना कि तुम्हारी सारी शंकाएं छूमंतर हो जाएंगी। डॉक्टर अंबेडकर ने, जो स्वयं समाज के एक शोषित पीड़ित वर्ग से आए थे, हमेशा इस बात का ध्यान रखा जो हमारे बापू चाहते थे। सबको साथ लेकर चलने वाला भारत का संविधान कई मामलों में विश्व के सारे संविधानों से बहुत आगे था, अलग था। संसार में पहली बार किसी संविधान ने सारे, जी हां, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, रंग, शिक्षा, पैसा, जायदाद का भेद किए बिना सारे नागरिकों को वोट का अधिकार दिया था। तब तक कहीं अशिक्षितों का वोट का अधिकार नहीं था, तो कहीं बिना जायदाद वालों को, और बहुत से देशों में वोट का अधिकार सिर्फ एक धर्म विशेष, जाति विशेष या रंग विशेष के लोगों को ही था। और सबको वोट का अधिकार देने वाला भारत का संविधान संसार का पहला संविधान था। बहुत से लोगों ने इस बात को लेकर के आपत्ति भी उठाई कि भारत एक अशिक्षित देश है जहां बहुत से गरीब लोग रहते हैं, क्या वो वोट का ठीक इस्तेमाल कर पाएंगे? पर सदन में मौजूद विद्वजनों ने और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यदि हमें जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की लोकतांत्रिक सरकार बनानी है तो सारे वयस्कों को वोट का बराबर का अधिकार देना ही होगा, तभी पूरा हो पाएगा एक सच्चे जनतंत्र का सपना। सबके विश्वास की बात करें तो हमारी संविधान सभा बनने के 1 महीने के अंदर ही सबसे पहली बनी समितियों में से थी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की माइनॉरिटी राइट्स कमेटी। समिति की शुरुआत करते हुए यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस के प्राइम मिनिस्टर, संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने एक बहुत पते की बात की। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार तो हमें देने ही चाहिए, किंतु साथ ही यह भी याद रखना होगा कि इन अधिकारों की गारंटी केवल सरकार नहीं, किंतु बड़े बहुसंख्यक समाज को भी लेनी होगी, जिसके बीच में छोटा अल्पसंख्यक समाज रहता है। इसीलिए दोनों में भाईचारा, एकता, सामंजस्य बनाए रखना भी दोनों की सांझी जिम्मेदारी होगी। हमारी संविधान सभा में समरसता की नींव उसी दिन पड़ गई थी, जिसके सबसे बड़े हामी थे डॉक्टर
अंबेडकर। सबको साथ लेकर चलने और आगे बढ़ने की मंशा से ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ साथ जनजातियों और अनुसूचित जाति के नागरिकों को आरक्षण के विशेषाधिकार भी दिए गए हमारे संविधान में, जिस काम में डॉक्टर अंबेडकर सबसे बढ़ चढ़कर आगे थे। एक बार जब कुछ सदस्यों ने अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के प्रस्ताव का विरोध किया तो बाबा साहब ने संविधान सभा के सामने अपना त्याग पत्र रख दिया। तब सरदार पटेल को उनके घर जाकर उन्हें मनाकर वापस लाना पड़ा और दोबारा पूरे जोश और खरोश से संविधान बनाने के काम में लग गए थे डॉक्टर अंबेडकर। पर जानकर आश्चर्य होता है कि कुछ लोगों और वर्गों ने खुद ही आरक्षण के अधिकार को ठुकरा दिया। यही काम किया था संविधान सभा में मौजूद महिलाओं ने, जिन्होंने किसी भी विशेषाधिकार को लेने से मना कर दिया, क्योंकि नए भारत की नए नायिकाएं किसी के पीछे नहीं, सबके साथ साथ कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहती थी। ईश्वर, गॉड, अल्लाह। भारत का संविधान बनते समय विश्व के हर संविधान में किसी न किसी गॉड, ईश्वर, अल्लाह का नाम जरूर आता था, केवल साम्यवादी सोवियत यूनियन के संविधान को छोड़कर। इन सारे देशों के मुकाबले हमारा भारत कहीं अधिक ईश्वरनिष्ठ देश था, जहां सभी धर्मों, संप्रदायों, मतों, कबीले के लोग अपने अपने ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, देवी देवताओं, मान्यताओं को मानते थे और अनीश्वरवादी लोग भी रहते थे। ऐसे विविध देश के संविधान ने, जहां सबको अपने अपने मतों, विश्वास और रीति रिवाजों के अनुसार अपनी पूजा पद्धतियों को अपनाने की पूरी खुली स्वतंत्रता दी, वहीं हमारे पूरे संविधान में कहीं ईश्वर का नाम नहीं आता। जब कुछ लोगों ने, विशेषकर श्री एच.वी. कामत ने, भगवान का नाम संविधान की उद्देशिका में डालने का आग्रह किया तो सारी सभा ने उनके इस संशोधन प्रस्ताव को वोट से निरस्त कर दिया। संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर और सारी संविधान सभा के सामने एक बड़ा जटिल प्रश्न था, भाषाओं का। जिस देश में तमिल और संस्कृत जैसी पुरातन क्लासिकल भाषाएं हों और सबसे नई और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी और हिंदुस्तानी, वहां चुनाव चुनौतीपूर्ण तो होना ही था। फिर देश के हर प्रांत, हिस्से, प्रभाग में बोली जाने वाली लगभग 780 बोलियां, जबानें, भाषाओं में से चुनाव मुश्किल तो होता ही। और सबकी बात सुनी गई और सभी क्षेत्रों, प्रांतों, इलाकों का ध्यान रखते हुए अंत में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बोली समझे जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ लिंक लैंग्वेज या राजभाषा का दर्जा दिया गया और 8th शेड्यूल के आते न आते देश की 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। आज भारत संसार का अकेला ऐसा देश है जहां की 2, 4, 5 नहीं, 22 भाषाएं हमारे करेंसी नोट्स पर छपी होती है। भारत का संविधान बनाने वालों की विवेकशीलता का एक उदाहरण यह भी है कि जहां तक संसार के अधिकतर संविधान नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं, वहीं हमारा संविधान नागरिकों के कर्तव्यों की बात भी करता है। कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाने की बात सबसे पहले की थी समाजवादी चिंतक, लेखक, गुजराती नाटककार, अर्थशास्त्री प्रोफेसर श्री के.टी. शाह ने। और इस तरह कुछ समय बाद हर भारतीय नागरिक के 11 कर्तव्य हमारे संविधान का हिस्सा बन गए। इन कर्तव्यों में संविधान और उसके चिन्हों, संस्थाओं का सम्मान, देश की अक्षुण्णता, अखंडता की रक्षा, सभी धर्मों, क्षेत्रों के प्रति भाईचारा, पर्यावरण, नदियों, झीलों, जंगलों का संरक्षण, संवर्धन, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ाना और बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने जैसी बातें
शामिल है। बाबा साहब की सदारत में काम करते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक और अनोखा काम किया। जहां संसार के ज्यादातर संविधानों में नागरिकों के अधिकारों की बात की जाती है, वहीं हमारे संविधान में ऐसी बातें भी आईं जो भले आज हमने नागरिकों को उनके अधिकारों के रूप में ना दी हों, पर फिर भी इसमें वो रास्ता बताया गया था, वो मंजिल दिखाई गई थी जहां हमारे देश को आगे जाना था। ये दिशा निर्देश कहलाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसी तरह हमारे संविधान में दर्ज है एक उद्देशिका यानी प्रियम्बल। संविधान के शुरुआत में ही सबसे पहले आने वाली इस उद्देशिका को सबसे अंत में सारा संविधान लिख छुआ जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं लिखा था और सदन में प्रस्तुत किया था। आज ये उद्देशिका पूरे देश के लिए एक प्रार्थना के समान स्थान रखती है, जिसे हम सब देश और संविधान के प्रति अपनी आस्था को प्रगाढ़ करने के लिए वी द पीपल जब तब दोहराते रहते हैं। क्या कला, संगीत, नाटक, नृत्य, साहित्य भी हमारे संविधान का हिस्सा रहे हैं? यह प्रश्न पूछा जाना लाजमी है, खास करके तब जब आज की यह प्रस्तुति लेकर आ रहा है संगीत नाटक अकादमी परिवार। जी हां, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चुनाव के बाद सभा के सारे सदस्य एक एक करके राजेंद्र प्रसाद जी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए खड़े हो रहे थे। तभी किसी ने कोकिल कंठा श्रीमती सरोजिनी नायडू जी से कहा कि वो कविता में ही अपनी बात सदन के पटल पर रखें, और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने लोगों को निराश नहीं किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तारीफ में जो पंक्तियां कहीं वो कुछ यूं थी: ओनली इफ आई हैव एन इंक पॉट फुल ऑफ हनी एंड अ गोल्ड निब पेन आई मे बी एबल टू राइट समथिंग अबाउट हिम देन। और सारा संविधान बन जाने के बाद उसे छापने से पहले खुशखत खातिब या कैलीग्राफर श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने पॉइंट 3 की कलम से सारा संविधान अपने हाथ से लिखा था, और उससे भी बढ़कर पूरे संविधान को चित्रित किया था शांति निकेतन कला भवन के कलाकारों की एक टीम ने, जिसके अगुवा थे आचार्य नंदलाल बोस जैसे मूर्धन्य चितेरे। नंदलाल बोस जी ने मोहनजोदारो, वैदिक काल, गुप्त मौर्य राजवंशों, अजंता, बाघ, राजस्थानी और मुगल शैली का प्रयोग करते हुए भारत के 4000 साल की कला परंपरा को संविधान में पिरो दिया था। और वहीं 8वें सर्ग में महात्मा गांधी का चित्र आधुनिक कला का नमूना था। संगीत की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उस विशेष सत्र में एक नहीं, दो नहीं, तीन गीत गाए गए थे। वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और वो गीत जो जब भी हम सुनते हैं तो हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है, यानी हमारा अनोखा, अनूठा, प्यारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हिंद। संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा, और यदि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हुए तो वो संविधान अच्छा ही साबित होगा। ये शब्द थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। वैसे तो संविधान बनाने की लंबी राह के हर मोड़ पर, हर दोराहे पर बाबा साहब अंबेडकर मौजूद थे। हर रोड़े को हटाने में वो सबसे आगे थे, पर शायद उस आखिरी दिन जब पूरा संविधान बन चुका था तो संविधान सभा के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात रखी थी वो हम सब के लिए और हमारे संविधान की रक्षा के लिए बोले गए सबसे महत्वपूर्ण शब्द थे। डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी देते हुए कहा था, 26 जनवरी 1950 के दिन से हम एक विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। उस दिन से
राजनीतिक पटल पर हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को अपना लेंगे, पर हमारे सामाजिक और आर्थिक पटल पर शायद इस व्यवहार तक पहुंचने में भी हमें बहुत समय लगेगा। कब तक हम ये विडंबना का जीवन जिएंगे? अगर हमने जल्दी ही इस विषमता को, इस विडंबना को, इस असंगति को, इस विरोधाभास को दूर नहीं किया, तो दबे पिछड़े लोग हमारे उस पूरे राजनीतिक ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जो हमने इतनी मेहनत से 3 सालों के अथक परिश्रम से यहां बैठकर बनाया है। ये शब्द थे डॉक्टर अंबेडकर के। शायद सामाजिक समरसता के महत्व को इतने पुरजोर ढंग से केवल वही हमारे सामने रख सकते थे। आइए आज उस महान शख्स को, उस अद्वितीय विद्वान को, उस अनथक समाज सुधारक को और समता और समरसता के उस मसीहा को उनके जन्मदिन पर हम प्रणाम करें और प्रण करें कि अपने जीवन में भी हम उसी समरसता को लाने का पूरा प्रयास करेंगे।